हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 और 6 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। तो अभी हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को 180 देशों में से 197वां स्थान दिया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, पिछले वर्ष 2025 के 191वें स्थान से 6 पायदान नीचे खिसक कर भारत इस बार 197वें स्थान पर आ गया है। यानी 6 पायदान का भारत को नुकसान हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। और इस सूचकांक में फ्रेंड्स भारत को बहुत गंभीर यानी वेरी सीरियस स्थिति वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। ओके, इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। शीर्ष 5 देशों की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर रहा नॉर्वे, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड, तीसरे स्थान पर एस्टोनिया, चौथे स्थान पर डेनमार्क, वहीं 5वें स्थान पर रहा स्वीडन। सबसे निचले रैंक की अगर हम बात करें तो 180वें स्थान पर रहा यूरिस्ट्रिया। और अगर हम भारत के ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो नेपाल यह 87वें स्थान पे, भूटान 150वें, बांग्लादेश 152वें, पाकिस्तान 153वें, म्यांमार 166वें, वही अफगानिस्तान 175वें स्थान पे रहा। वही अगर हम समुद्री सीमा साझा करने वाले भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो मालदीव 108वें स्थान पे, श्रीलंका 134वें स्थान पे रहा। तो इस प्रश्न में आप लोगों को मेन पॉइंट अपने भारत देश की रैंक याद रखना है। भारत कौन से स्थान पे रहा? तो 197वें स्थान पे रहा। अगला प्रश्न है, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी प्रसून जोशी। तो अभी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मशहूर गीतकार और प्रसार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने किनका स्थान लिया है तो नाम आपको याद रखना है नवनीत कुमार सहगल का। और प्रसून जोशी इससे पहले फ्रेंड्स केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें प्रसार भारती के बारे में तो यह फ्रेंड्स भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसके औपचारिक स्थापना 23 नवंबर 1997 ईस्वी को हुई। और यह प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय के रूप में अस्तित्व में आया, जिसे 15 सितंबर सन 1997 ईस्वी में लागू किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान सीईओ है गौरव द्विवेदी और अभी नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रसून जोशी को। अगला प्रश्न है, मई 2026 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी भारत सरकार ने मई 2026 में डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अब बात करें डॉक्टर जोरम अनिया की तो यह फ्रेंड्स इस पद को संभालने वाली उत्तर पूर्व भारत की पहली महिला बन गई हैं। वहीं डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम वे एक विद्वान, लोक नीति विशेषज्ञ और विकास कार्यकर्ता हैं। और वे स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट के संस्थापक भी रह चुके हैं। ओके,
और अब इन दोनों नियुक्तियों के साथ फ्रेंड्स अब नीति आयोग के कुल पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 7 हो गई है, जिसमें नाम की अगर हम बात करें तो केवी राजू, एम श्रीनिवास, अभय करंदीकर, गोवर्धन दास, राजीव गौबा, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया, ओके, जिन्हें इन दोनों लोगों को अभी हाल ही में इस पद पर नियुक्त किया गया है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। ओके, तो सभी नाम आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाल्क जल डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी ईशांक सिंह। तो अभी पाल्क जल डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक झारखंड के 7 वर्षीय मास्टर ईशांक सिंह बने हैं। इन्होंने फ्रेंड श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के रामेश्वरम यानी धनुषकोडी तक लगभग 29 किलोमीटर लंबा पाल्क जल डमरू मध्य तैरकर पार किया। इस उपलब्धि के साथ ही फ्रेंड्स वे पाल्क जल डमरू मध्य तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। और इससे पहले फ्रेंड्स तमिलनाडु के जय जसवंत का रिकॉर्ड, जिन्होंने 10 वर्ष की उम्र 30 किलोमीटर तैरकर यह पार किया था, उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओके, तो अभी आप लोगों को इस प्रश्न में इनका नाम याद रखना है, ईशांक सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में फ्रेंड्स पाल्क जल डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी 2 मई को। तो विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और समुद्री जैव विविधता में टूना मछली के महत्व को उजागर करना है। और वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी और यह दिवस पहली बार 2 मई 2017 को मनाया गया था। 2026 के लिए इसके लिए थीम रखी गई है टूना का संरक्षण, राष्ट्रों का संरक्षण। ओके, तो अभी हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो आपको तारीख याद रखना है 2 मई को। अगला प्रश्न है, मई 2026 में देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी AIIMS दिल्ली। तो अभी देश का पहला पोर्टेबल बेड साइड MRI सिस्टम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली में शुरू किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये अत्याधुनिक मशीन गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए बिस्तर पर ही तेजी से ब्रेन इमर्जिंग को संभव बनाता है, जिससे उन्हें दूसरे विभाग में ले जाने का जोखिम कम हो जाता है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो अब मरीजों को मशीन तक ले जाने के बजाय पोर्टेबल MRI मशीन खुद मरीज के पास आएगी। और इससे फ़ायदा क्या होगा? तो मरीजों को हिलाए बिना तत्काल जांच संभव, समय की बचत और सुरक्षित इलाज संभव हो सकेगा। ओके, तो अभी इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? स्थान मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो एम्स नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। ओके, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाएं और पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 23 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी 917। तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 23 में जन्म के समय लिंगानुपात 917 यानी प्रति 1000 पुरुष शिशुओं पर 917 महिलाएं यानी शिशुएं का लिंगानुपात रहा, जो 2017 से 2019 के 904 से सुधार को दर्शाता है। और ये आंकड़े सैंपल रेजिग्नेशन सिस्टम पर आधारित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह रिपोर्ट सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा 29 अप्रैल 2026 को भुवनेश्वर में जारी किया गया।
इस बार का यह कौन सा संस्करण था? तो 27वां संस्करण था। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स, जो 2021 से 23 तक जो भारत में महिलाओं और पुरुषों का रिपोर्ट जारी किया गया है लिंगानुपात, सबसे अधिक कहाँ पर है? तो राज्य का नाम आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ फ्रेंड्स 1000 पुरुषों पर, ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1085 महिलाओं की संख्या है। ओके। इसके बाद फ्रेंड्स नागालैंड के स्थान आता है, जहाँ पर 1000 पुरुषों के 1000 पुरुषों पर 1007 महिलाएं हैं। ओके। और इसके बाद फिर गोवा का स्थान आता है, जहाँ पर 1000 पुरुषों पर 973 महिलाएं हैं। और सबसे खराब प्रदर्शन की अगर बात करें तो झारखंड में 1000 पुरुषों पर 899 महिलाएं, वहीं बिहार में 1000 पुरुषों पर 900 महिलाओं का लिंगानुपात रहा। ओके। तो मेन इस प्रश्न में आप लोग को मेन पॉइंट याद रखना है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। कब जारी किया गया? तो 29 अप्रैल 2026 को। कहाँ से जारी किया गया? तो भुवनेश्वर से। ओके। और इस बार का कौन सा संस्करण था, यह भी आपको ध्यान रखना है, तो 27वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57वें संस्करण के लिए महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी आशुतोष गोवारिकर को। तो अभी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर को 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके आयोजन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन नवंबर 2026 में गोवा में आयोजित किया जाएगा। ओके। और आयोजक संस्था की बात करें तो यह महोत्सव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका महत्व फ्रेंड्स, तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, जिसमें दुनिया भर की फिल्में प्रदर्शित होती हैं। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच देना और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देकर इसका मुख्य लक्ष्य है। ओके। तो इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब अगर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें तो इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। और यह महोत्सव राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न में आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का महोत्सव निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, आशुतोष गोवारिकर को। ओके। जिसका आयोजन कब किया जाएगा? तो नवंबर 2026 में। कहाँ पर? तो गोवा में। अगला प्रश्न है, 1 मई सन 2026 को भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अनुग्रह नारायण दास। तो अभी 1 मई सन 2026 को भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार श्री अनुग्रह नारायण दास ने ग्रहण किया। और वे फ्रेंड्स भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। और उन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए कि किनका स्थान लिया है, तो नाम आपको ध्यान रखना है विश्वजीत सहाय का, जिन्हें फ्रेंड्स अभी हाल ही में रक्षा वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ओके। तो इस प्रश्न में आप लोगों को इनका नाम याद रखना है, श्री अनुग्रह नारायण दास, जिन्हें अभी हाल ही में 1 मई 2026 को भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, थॉमस कप 2026 का 34वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने पुरुष प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी डेनमार्क में। तो अभी डेनमार्क के होर्सेन्स में आयोजित थॉमस कप 2026 के 34वें संस्करण में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक जीता। आपको बता दें फ्रेंड्स, सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ 0-3 से हार के बाद भारत ने यह पदक अपने नाम किया। और यह फ्रेंड्स भारत के लिए लगातार दूसरा और कुल तीसरा थॉमस कप खिताब था, जो 2022 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद आया है। ओके। तो इसके आयोजन स्थल की बात करें, यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो आपको स्थान याद रखना है, हॉर्सेंस डेनमार्क में। और आयोजन तिथि भी ध्यान रखेंगे, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया,
तो 24 अप्रैल से 3 मई सन 2026 तक इस बार का यह कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो 34वां संस्करण। और भारत ने पुरुष प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, तो कांस्य पदक। ओके। और इसका आयोजन फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन किसके थ्रू या किसके द्वारा किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, तो विश्व बैडमिंटन संघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी 4 मई को। तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स 4 मई सन 2026 को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, यह दिन दुनिया भर में अग्निशामकों की बहादुरी, निस्वार्थ सेवा और बलिदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 4 मई को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना के क्रम बात करें फ्रेंड्स, तो 4 जनवरी 1999 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में इसकी स्थापना की गई थी। ओके। तो मेन पॉइंट आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया, तो तिथि ध्यान रखेंगे 4 मई। अगला प्रश्न है, हाल ही में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट किस देश में हुआ है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी फिलीपींस में। तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट फिलीपींस में हुआ है और यह ज्वालामुखी फिलीपींस के अल्बे प्रांत में स्थित है और मई 2026 में इसमें सक्रियता बढ़ी और अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। ओके। तो मेन पॉइंट आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि अभी हाल ही में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट किस देश में हुआ है, तो देश का नाम आपको याद रखना है फिलीपींस। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।